अब हम करड़ी के घटाने के बारे में कि करड़ी वाली संख्या को कैसे हम घटाते हैं। तो करड़ी का घटाना जो मूल चीजें हैं, ये मूल चीजें हैं जो क्लास 10th में आपको जानना चाहिए। अगर आप कक्षा 10 में आ चुके हैं, गणित आप पढ़ रहे हैं, तो जब तक आपको बेसिक चीजें पता नहीं रहेंगी तब तक आप अपने आप को क्लास 10th के मैथ से जोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए कुछ बेसिक चीजों को आपको जानना चाहिए। देखिए, अगर करड़ी के घटाना की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब रूट के अंदर की राशियां समान होती है तो उन्हें आसानी से यानी सरलता से जोड़ा व घटाया जा सकता है। तो ये कहीं अगर 2 करड़ी 3 है और माइनस का अगर यहाँ केवल करड़ी 3 है, तो ये अंदर की जो राशि है ये बराबर है। अगर अंदर की राशि बराबर है तो करड़ी को जोड़ा व घटाया जा सकता है। अब बताइए, ये 2 करड़ी 3 है, अगर एक करड़ी 3 माइनस हो गया तो यहाँ इसका आंसर बचेगा केवल 1 करड़ी 3। ठीक है, 1 करड़ी 3। ठीक है, यहाँ आप 1 लिख सकते हो लेकिन उसका मतलब कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ 4√2 लिखा है और माइनस का यहाँ 2√2 लिखा है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ऐसा बताना, हाँ 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी प्यारे बच्चे सिचुएशन ऐसा आता है कि ये अंदर की राशि बराबर नहीं होती है तो उसको बराबर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे ये है कि कभी दे देगा अब ये सवाल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। अब देखिए यहाँ रूट में 18 है, ये माइनस का रूट में 2 है। ठीक है, अब देख रहे हो कि यहाँ तो अंदर की जो राशि है, जो अंक है वो बराबर है, इसलिए इसे जोड़ा घटाया जा सकता है। यहाँ भी बराबर है इसलिए इसे घटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ अंदर की जो राशि है, जो अंक है वो बराबर नहीं है, इसलिए इन्हें ऐसे ही डायरेक्टली हम जोड़ व घटा नहीं सकते हैं जैसे कि हम इन लोगों को घटाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि जो अंदर की अंक है, जो अंदर के अक्षर है या राशि है, इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे? समान करेंगे। समान करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रूट में जो 18 है इसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है? आप ऐसे 18 लिखेंगे और जिस तरीके से काटा पीटी आप मचाते हैं वैसे यहाँ काटा पीटी करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ 18 है, अब यहाँ 18 है, अगर यहाँ 18 है तो इसका मतलब ये एक सम संख्या है। कोई भी सम संख्या ऑलवेज पहले 2 से कटती है। किससे कटती है? 2 से कटती है। 2 से काटने पर संख्याएं खुद की आधी हो जाती है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। ये 9 क्या है? एक विषम संख्या है। विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से ही कटती है, तो इसे काटेंगे 2 के बाद आता है 3, 3 से काटेंगे 3 और 3 को 3 से काटेंगे 1। इसका मतलब ये है कि 18 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। 18 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह 18 की जगह पे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। और ये माइनस का क्या है? रूट में 2 है। ठीक है, यहाँ अगर कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ 2 छिपा होता है। अगर यहाँ 2 छिपा होता है तो अंदर में 2 का जोड़ा बनता है प्यारे बच्चों। अब यही 3 बाहर आ जाएगा और 2 का जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर रह जाएगा और माइनस का ये रूट में 2 है तो ये 2 दिखेगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अंदर की जो राशि है वो बराबर हो गई है, अतः इसे सरलता से घटाया जा सकता है। यानी 3√2 में जब 1√2 घट जाएगा तो इसका आंसर बचेगा 2√2। ठीक है ना, तो ये रहा रूट वाला सफर जो आपको आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं करड़ी का गुणा सीखने। किसका? करड़ी का गुणा। देखिए, अगर हम करड़ी के गुणा की बात करते हैं तो ये रहा गुणा का साइन, यानी चिन्ह रहा। ठीक है ना,
अब आप इधर देखिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए, ये आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप समझे रहोगे, आपके दिमाग में रहेगा, चीजें आप कभी भूलोगे नहीं। देखिए, अगर कर्णी के गुणा की बात करते हैं तो ये रहा जो टोटल मैं बताया, आज बताया हूँ और कल आज बताया हूँ, और जो बीते हुए कल में बताया था, ये दोनों प्लस और माइनस से संबंधित है। लेकिन अब इसके बाद हम कर्णी का गुणा पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर कहीं प्यारे बच्चों रूट में 2 लिखा है, इंटू रूट में 2 लिखा है, तो इसको हल करने का तरीका है, अगर ये दोनों रूट के अंदर है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यानी गुणा के रूप में है, तो सीधे हम एक कर्णी बनाएंगे। अगर दोनों कर्णी में है तब, और दोनों के एक कर्णी के अंदर हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। देखो फिर से, कर्णी 2 ये भी है, कर्णी 2 ये भी, बट ये दोनों प्लस के रूप में ना होकर के गुणा के रूप में है, गुणा के रूप में है, इसलिए इन दोनों का कर्णी के अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से, अगर 2 कर्णी हो या 3 कर्णी हो, अगर 2 कर्णी हो या 3 कर्णी हो, उनके अंदर की राशि बराबर हो या बराबर न हो, हर एक दशा में एक कर्णी बनाएंगे और एक कर्णी के अंदर जितनी भी राशियां हैं कर्णी के अंदर सबका हम एक साथ गुणा कर देंगे। बात समझ आया? अब देखिए, हमने यह भी कर्णी में है, यह भी कर्णी है, इसका मतलब हमने एक कर्णी बना लिया। इसका मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हमने यहाँ 2 लिख दिया, यानी इन दोनों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद आपको एक आंसर मिल जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। अगर ये 4 मिल गया तो ये 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2 होता है। अगर यह भी नहीं समझ में आया तो देखिए, यहाँ कितना छिपा है, 2, इसका मतलब जोड़ा बनेगा 2 का, तो ये 2 का जोड़ा बनेगा, यहाँ निकल जाएगा, तो यह भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसको इस स्टेप पे ला करके भी लगाया जा सकता है और इसको इस स्टेप पे लगाया जा सकता है। तो ये दोनों आंसर इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, रूट में 12 गुणे रूट में 3, रूट में 12 रूट में 3, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, एक चीज और मैं बता देता हूं। देखिए, अगर यहां रूट में 3 और इंटू रूट में 3 मैं लिखता हूं, तो प्यारे बच्चों इसको ये लिखा जा सकता है रूट में 3 गुणे 3, ठीक है। अब ये यहाँ 2 छिपा है, इसका मतलब 2 का जोड़ा बनेगा, इसका आंसर आ गया 3, ठीक है ना। अब देखो, अगर यहाँ रूट में 5 है, अब गुणे रूट में 5 है, 5 है, तो हम एक रूट बनाएंगे और इनका 5 गुणे 5 कर देंगे। अब यहाँ 2 छिपा है, इसका मतलब यहाँ 2 का जोड़ा बनेगा। अब 2 का जोड़ा जैसे ही बनेगा रसगुल्ला, वैसे आ जाएगा इसका आंसर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ। तो यहां से एक चीज सिखाया कि अगर कर्णी की राशि बराबर होती है और वो गुणा के फॉर्म में होते हैं, तो उसका एक ही आंसर होता है। जैसे कर्णी 2 कर्णी 2 2, कर्णी 3 कर्णी 3 कर्णी 5 कर्णी 5 5। बात में अब आपको पता चल गया कि अगर मैं यहां दे रहा हूं √7 इंटू √7, तब आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। अगर कहीं दिया हुआ है √11 इंटू रूट में 11, तो इसका आंसर आपको पता है 11। कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अगर कहीं दे दिया यहाँ रूट में 13 इंटू रूट में 13, तो इसका आंसर भी क्या होने वाला है 13। और रूट में 4 इंटू रूट में 4 इक्वल 4। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये रिवर्स देखिए पीछे। अगर कहीं प्यारे बच्चों 7 लिखा है और कभी मुझे पेयर की जरूरत है, तो इसी 7 को मैं कर्णी में 7 गुणे कर्णी में 7 लिख सकता हूं। ये बात आप याद रखिएगा। अगर कहीं केवल 5 है और उस जगह पे मुझे अगर 2 चीज की जरूरत है, तो उसे हम रूट में 5 इंटू रूट में 5 लिख सकते हैं। अगर कहीं 3 लिखा है, तो उसे कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये रिवर्स है, दोनों चीज आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, अगर कहीं 2 लिखा है, इसको यह भी लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। बात में
पास में है। अब देखिए ये कब काम आएगा। देखिए अगर यहाँ x स्क्वायर है, एक सवाल मैं दे रहा हूं, अगर यहाँ x स्क्वायर है और ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो प्यारे बच्चों इसको ये लिखा जा सकता है, कभी आप फार्मूला पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। ये होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, होता ही नहीं होता है। इसका मतलब अगर यह भी स्क्वायर हो सर और यह भी स्क्वायर हो सर, तो इसका मतलब ये वाला हट जाएगा और यही एक बार प्लस में हो जाता है और यही एक बार माइनस में। बात में तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, अगर इसी का स्क्वायर हो जाता तो इसको एक बार प्लस में, इसको एक बार माइनस में नहीं देते। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर रहेगा सर, ये माइनस है माइनस, और इसी 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। इसका मतलब जब इसको √2 इंटू √2 2 बार लिखेंगे तो इसको यह भी लिखा जा सकता है √2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी यही √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना, इसका मतलब यही चीज एक बार x प्लस का √2 हो जाएगा और यही चीज एक बार x माइनस का √2 हो जाएगा। देखो ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये क्लास 10 का है, पॉलिनोमियल का है, बहुपद का, ठीक है ना। ये बहुपद का सवाल है, वो ऐसे दिया है, बस उसमें सवाल ये दे दिया है x स्क्वायर माइनस का 15, ये सवाल दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर 15 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है बता दो। वेरी गुड, ये एक्स स्क्वायर है माइनस अंडर रूट में 15 गुणे अंडर रूट में 15। प्यारे बच्चों आप पढ़े होंगे अगर x इंटू एक्स रहता है तो इसे एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, अगर p इंटू टी लिखा है तो इसको हम p स्क्वायर लिखते हैं, अगर कहीं r इंटू आर लिखा है तो सीधे r स्क्वायर हो जाएगा। बात हो जाए तो ये ऐसे ही अगर हम बात करें कि x स्क्वायर है तो ये अगर 2 बार लिखा है तो इसे नहीं लिखा जा सकता है कि रूट में 15 का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है। अब सर पता चला कि ये तो a स्क्वायर है, ये माइनस का b स्क्वायर है, तो इसको यह भी लिखा जा सकता है a प्लस का b और a माइनस का b लिखा जा सकता है। तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है कि x माइनस रूट में 15, x माइनस रूट में 15 और x प्लस का रूट में 15। बात सुन यही इसके क्या है, दो आंसर है। बात में यही इसके क्या है, आंसर है। ये हम क्लास 10 की सवाल हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं जोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं आपको क्लास 10 के सिलेबस से, क्लास 10 के गणित से मैं आपको जोड़ना अभी सिखा रहा हूं। ये सब चीजें अब बताइए, अगर आपको डायरेक्टली क्लास 10 वाला चीज पढ़ाया जाए, अब ये सब चीज आप नहीं जानते हो तो इस सवाल में आगे फंसोगे नहीं फंसोगे ना। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप क्लास 10 के प्रॉपर मैथ को लगा नहीं पाएंगे, हमेशा फंसेंगे, हमेशा आपको दुविधा में ही रहना पड़ेगा। अब टीचर एक सवाल बता के गया, अब वहां दूसरा सवाल आ गया, ये वाला आ गया, अब ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चा को पता ही नहीं है, और जब पता नहीं है तो वहां ये रुक जाएगा। और जब टीचर बताएगा कि ये ऐसे, एक ही सवाल बताएगा कि ये ऐसे होता है, लेकिन आप एक सवाल बताने से आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ कई एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इसका मतलब आपको ये चीज अगर समझ में आ गई तो वहां आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ ये है। तो उम्मीद है ये सब टोटल प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब आती है कि जब देखिए ध्यान से √3 3 हो जाएगा, √5 5 हो जाएगा, √7 इंटू √7 7 हो जाएगा। कहीं 7 लिखा है प्यारे बच्चों उसे √7 इंटू √7 लिख सकते हैं, कहीं 5 लिखा है उसे √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, कहीं 3 लिखा है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, कहीं 2 लिखा है √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कहीं √2 इंटू √2 लिखा है इसका मतलब उसे 2 लिख सकते हैं, कहीं √3 इंटू √3 लिखा है इसका मतलब उसे 3 लिख सकते हैं। तो ये आगे पीछे वाला बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं कि अभी तक देखिए ये दोनों रूट के अंदर की राशियां समान है और ये गुणा के रूप में है, ये गुणा के रूप में है। तो अगर ये गुणा के रूप में है तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। अब अगर बराबर ना हो तब तो
तब क्या होगा सर? तो देखिए इसका मतलब अगर रूट 5 को एक करड़ी के अंदर 5 का गुणा करते हैं तो यही प्रोसेस इनके अंदर भी हम करेंगे। एक करड़ी बनाएंगे, 12 और 3 का क्या करेंगे? करड़ी के अंदर गुणा कर देंगे। देखिए सिंपल बात ये है, अगर कोई इंसान घर के अंदर है और यह भी घर के अंदर है तो दोनों घर के अंदर अपना लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी घर के अंदर है, यह भी घर के अंदर है, तो दोनों घर के अंदर अपना बातचीत कर सकते हैं। बात समझ में? तो इसका मतलब यह है अगर यह भी करड़ी के अंदर है, यह भी करड़ी के अंदर है, तो दोनों करड़ी के अंदर अपना बातचीत कर सकते हैं। बात समझ में? तो ये देखो मैंने एक रूट बनाया और रूट बनाने के बाद 12 और 3 का एक को गुणा कर दिया, जैसे इधर करता है हूं, ठीक है। इसका मतलब 12 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा? 143। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 12 यहाँ हो गया 36। अब इस 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 ना 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 ना, इस 36 को लिख सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ 2 है, जोड़ा बनेगा 2 का, ये निरहु बाहर आ जाएंगे और यह भी क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। ये हमेशा सब गुणा के रूप में है तो यहाँ गुणा हो जाएगा 2 तिया 6। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आ जाएगा क्या? 6। तो देखो यह वाला भी सवाल लग गया, ये वाला भी सवाल लग गया, ठीक है ना, ये वाला भी सवाल लग गया है, कोई दिक्कत? आगे ये है, इधर देखना, कुछ सवाल मैं आपको और दिखाता हूं, और देख लीजिए भाई। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं ये रूट में 5 है और ये रूट में 20 है। क्या है? 20, ठीक है ना। ये रूट में क्या है? 20 है। प्यारे बच्चों इसको ये लिखा जा सकता है एक रूट के अंदर सीधे भैया 5 गुणे 20, और ये सीधा सीधा बात मुद्दे की आ गई तो ये हो गया 20 पचे 100। इस 100 को हम लिख सकते हैं कैसे? ऐसे 100 करेंगे और ऐसे ये लास्ट में 0 आ गया है, यह एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो बताइए इसको किससे पहले काटेंगे? चाकू से? 2 से। चाकू से काट भैया, ये क्या है? 2 से काटेंगे। अब 2 से किसी भी संख्या को काटने पर वो आधी हो जाती है, तो 100 का आधा कितना? 50। फिर 0 आ गया, इसका मतलब फिर आ गया क्या? सम संख्या। अगर सम संख्या आएगा तो हमेशा सबसे पहले उसे 2 से काटेंगे। तो 2 से जब काटेंगे तो ये हो गया क्या? 25 हो गया, ठीक है। अब आ गया यहाँ विषम संख्या। विषम संख्या आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो हम ट्राई करेंगे 3 से। कैसे? 3 से। अब 3 से कटने का नियम आपको पता है कि अगर संख्या को जोड़ने पर वो 3 से संख्या डिवाइड होती है तो टोटल संख्या 3 से डिवाइड होगी, टोटल संख्या 3 से डिवाइड होगी। इसका मतलब 5 2 7 जो है वो 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब 25 3 से नहीं कटेगा। और जो संख्या 3 से नहीं कटती है तब हम ट्राई करेंगे 5 से। अब ये 5 से काटेंगे, 5 के पहाड़े में 25 आता है, इसका मतलब गुरु ये 5 से कटेगा। अब ऐसे 5 की विभाज्यता का नियम आपको पता है कि लास्ट में अगर 0 अगर 5 आएंगे तो संख्या 5 से हर हाल पे डिवाइड होगी। 5 से जब डिवाइड होगी तो 5 पचे 25 और 5 से काटेंगे 5 एकम में 5, पास में ये हो जाएगा। अगर ये हो गया तो इसका मतलब भैया मैं 100 को इस नंबर के रूप में लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो बनाऊंगा एक करड़ी और लिखेंगे हम 2 बार 2 अब गुणे 2 बार 5, ठीक है। यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 है, यहाँ जोड़ा बनेगा 2 का, यहां से ये भाई साहब बाहर निकल जाएंगे और यह भी भाई साहब बाहर निकल जाएंगे। बात हो जाएगा? तो ये हो गया 2 बजे कितना? 10। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा कितना? क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा करड़ी का जोड़ घटाना गुणा, कोई दिक्कत? अब आते हैं कुछ स्पेशल संख्याओं के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में आते हैं। कल से आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आप उन सब चीजों के बारे में जान चुके हो जो एक क्लास 10 के बच्चों को जानना चाहिए, ठीक है। आप उन सभी चीजों को आप जान चुके हो जो एक क्लास 10 के बच्चों को जानना चाहिए। फिर अगर ये इतना आपको आ गया
फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लास 10th के मैथ में पूरा भूसा लगेगा। क्या लगेगा? ठीक है ना। आगे तो ये जो है जितना आप कॉपी करेंगे, देखो इधर अब देखो संख्या के बारे में इधर देखना। अब देखिए अगर हम संख्या के बारे में बात करते हैं तो संख्या देखिए, संख्या जो है जैसे संख्या ध्यान देना, संख्या जो है संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक, ऐसे अनंत तक ये सब क्या है? संख्याएं। क्या है? संख्याएं। इन्हीं संख्याओं को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्यारे बच्चों, एक होता है सम संख्या, एक होता है सम संख्या, ठीक है, और एक होती है विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। एक है सम संख्या और एक है विषम संख्या, ठीक है ना। अब देखिए जिस भी संख्या के लास्ट में, यानी लास्ट में अंतिम में, यानी जिस भी संख्या के अंतिम में, कहां? अंतिम में, अंतिम में, अंतिम में यानी आपको लास्ट में, कहां? लास्ट में आपको 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, वो संख्याएं सदैव ही सम संख्याएं होती है। वो संख्याएं सदैव सम संख्याएं होती है, ठीक है ना। बस इतना, किसी भी संख्या में अगर इतना दिख गया कहा लास्ट में, तो आप समझ जाओगे सर ये सम संख्या है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ लिख दिया 10 तो लास्ट में 0 आ गया, यह सम संख्या है। अगर हमने यहाँ लिख दिया 12, लास्ट में 2 आ गए, इसका मतलब सम संख्या है। अगर हमने यहाँ लिख दिया 144, लास्ट में 4 आ गए, इसका मतलब सम संख्या है। अगर हमने लिख दिया 166, लास्ट में 6 आ गया, यह भी एक सम संख्या है। अगर हमने लिख दिया 1008, इसका मतलब लास्ट में 8 आ गया, यह भी सम संख्या हो गई। ऐसे कितना भी अंक का, कितने भी बड़ा डिजिट हो, वो अभी हम बता सकते हैं ये सम संख्या या विषम। तो एक बात देखिए, यहाँ 7, 7, 5, 6, 2, 9, 3, 0, तो ये नंबर भी क्या है? सम संख्या है। तो ये हम लास्ट से ही इसको बता पा रहे हैं कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। आगे चलते हैं। विषम संख्या क्या होती है? देखिए अंतिम यानी लास्ट, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या यानी वही लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म जो है अगर 1 हो, अगर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, अगर अंतिम के संख्या ये हो तो इसका मतलब यह क्या है? एक विषम संख्या है। जैसे अगर 11 की बात करते हैं तो यह विषम संख्या है। अगर हम 13 की बात करते हैं विषम संख्या है। 15 की बात करते हैं विषम संख्या है। 17 की बात करते हैं विषम संख्या है। 119 की बात करते हैं विषम संख्या है। ऐसे ही 1000 अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अगर 10,019 है तो ये क्या है? यह भी एक विषम संख्या है। कैसे गिनोगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना। यानी 10,019 लिखा है, तो 10,019 को हम बता पा रहे हैं लास्ट वाले अंक से, ठीक है ना। इसका मतलब यह क्या है? एक विषम संख्या है। तो उम्मीद है संख्या में अगर सम विषम की बात जब भी आएगी राजन, तब भी आप बता पाओगे इसमें सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है, ठीक है ना। अब फिर से संख्याओं को हम पुनः संख्याओं को हम देखते हैं कि फिर संख्याओं को कितने भागों में और बांटा जा सकता है, इसको और क्या कह सकते हैं। एक बार आप ध्यान अपना ग्रीन बोर्ड में आप ध्यान लगाओगे, क्या है ध्यान दीजिए इधर। प्यारे दुश्मनों, यहां अगर ये संख्या है, ये क्या है? संख्या है, जिसे हम NUMBER नंबर की बात करते हैं,
ठीक है ना। नंबर की बात करते हैं कि संख्या, तो सबसे पहले संख्याओं को हम दो भागों में बांटेंगे। संख्याओं कितने भागों में? दो भागों में बांटेंगे, ठीक है, दो भागों में। ध्यान देना, कितने भागों में? दो भागों में। एक हो गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, ठीक है। एक सहअभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या, एक सहअभाज्य। अब देखिए, ये एक प्राइम नंबर है और एक को प्राइम नंबर है, ठीक है। एक प्राइम नंबर और एक को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दें, जहां हम अभाज्य संख्या ठीक है ना, ये अगर हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर मैं यहां संख्या लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया ना। तो अभाज्य संख्या होता है जिसमें केवल दो गुणनखंड हो, ठीक है। केवल कितने गुणनखंड हो? केवल दो गुणनखंड हो, केवल कितने? दो गुणनखंड हो, वही क्या रहेगी? अभाज्य संख्या। क्या रहेगी? अभाज्य संख्या, जिसे आप कहते हो प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इसे? प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर। और उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम को प्राइम नंबर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है? एक सिर्फ एक से कटेगा, दो जो है यह एक से भी कटता है और दो से भी कटता है। ऐसे ही अगर तीन की बात करते हैं, ये एक से कटता है और खुद से कटता है, वही। अब चार जो है एक से कटेगा, दो से कटेगा और खुद से कटेगा, खुद से स्वयं से कटेगा। पांच की बात करते हैं तो एक से कटेगा और खुद से कटेगा। अगर हम 6 की बात करते हैं तो ये एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और खुद से कटेगा। ऐसे अगर हम 7 की बात करते हैं, ये एक से कटेगा और खुद से कटेगा, ठीक है ना। अगर हम 8 की बात करते हैं तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा और खुद से कटेगा। अगर हम बात करते हैं 9 की बात करते हैं तो एक से कटेगा और किससे कटेगा? तीन से, और किससे? खुद से। ऐसे 10 राज करने बताना, एक से, दो से, फिर 5 से, फिर स्वयं से, ठीक है ना। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या वही होता है जिसमें केवल बादल होते हैं, नहीं, जिसमें केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसमें केवल दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो देखिए, इसमें तो केवल एक है, ये तो हो नहीं सकता है, केवल दो चाहिए। तो अगर केवल दो चाहिए तो यहाँ केवल दो है, तो ये हो जाएगी क्या? अभाज्य संख्या। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी है, तो इसका मतलब यह भी दो है। देखिए, एक भी दो यहाँ, और यह भी है। तो ऐसे ही आप भी बताइए, इसमें से और कौन है? वेरी गुड, यहाँ 7 भी है, और कोई है? नहीं। तो ऐसे अगर हम गिनती लिखते जाएंगे, तो अगर सबके साथ यही काम करेंगे, तो जिस तरीके से इसका नेचर है, इसका नेचर है, जहां जहां मिलेंगे वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसका मतलब ये अभाज्य संख्याएं 2 है, अभाज्य संख्या 3 है, अभाज्य संख्या 5 है, अभाज्य संख्या 7 है, अभाज्य संख्या 11 है, अभाज्य संख्या 13 है, अभाज्य संख्या 17 है। क्या है? 17 है। फिर 19 है। क्या है? 19 है। फिर कितना है? 23 है। फिर कितना है? 29 है। 29 के बाद क्या है? 31 है। 31 के बाद क्या है? 37 है। 37 के बाद क्या है? 37 के बाद क्या है? 41 है। क्या है? 41 है, ठीक है ना। 41 के बाद क्या है? 43 है। क्या है? 43 है। 43 के बाद क्या है?
47 है। क्या है? 47 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी कोई पूछेगा अगर आपसे 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? यानी 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब देखिए 1 से लेके 50 तक प्यारे बच्चों टोटल कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो ये 15 अभाज्य संख्याएं होती है। और यहाँ एक और नोट पॉइंट में आप लिखेंगे 1 से लेकर के 100 तक प्यारे बच्चों कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी होती हैं? 25 होती हैं। ठीक है? और एक बात और याद रखेंगे, जब 1 से 50 तक 15 है, टोटल 25 है, तो इसका मतलब ये है कि 50 से लेकर के 100 तक टोटल 10 अभाज्य संख्याएं होती है। टोटल 10 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है ना? अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, लिखेंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये पहला बात आपको समझ में आया? आगे चलते हैं गुंडा, आगे इधर देखना। ये है तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। क्या है? विषम अभाज्य, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। आगे चलते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आपको मिल गया कि अब देखिए यहाँ देखिए ये स्पेशल नंबर है। क्या है? स्पेशल नंबर है। ये क्या है? ये ऐसी विषम संख्याएं हैं प्यारे बच्चों जिनके बीच केवल 2 का डिफरेंस है और बाकी संख्याओं के बीच का जो अंतराल है वो बराबर नहीं है। देखिए ये तो सम संख्या है रसगुल्ला, इसका मतलब नहीं है। यहां से मतलब है 3 2 5 5 2 7। अब इसके बाद 4 11 है, तो यहाँ तो अंतराल, इनके बीच का अंतर गैप बराबर है, लेकिन इसके बाद इनका गैप बराबर नहीं है। तो जहां तक बराबर है वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सब क्या है? महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे कि 3 5 7 ये क्रमागत, ये लगातार विषम संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी लिख देंगे कि 3 हो, 5 हो, 7 हो। ठीक है? ये क्या है? क्रमागत, ये क्रमागत विषम अभाज्य संख्या है। ये क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है? ये 3 5 7, ठीक है ना? ये बहुत अंदर में बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? जब भी आप कंपटीशन का बुक उठाओगे आपको पता चलेगा कि मैं कुछ लेवल पढ़ के आया हूं। उम्मीद है आप इससे पहले, अब बताइए क्लास 9 तक पढ़ चुके हो। 9 तक पढ़ने के बाद ये सब चीज जान रहे थे? नहीं जान रहे। ठीक है ना? लेकिन ये सब चीजें देखने को आपको मिल रहा है कि रियलिटी में ये सब संख्याओं के बीच में ही है। अगर कोई आपसे पूछे तो बता पाते नहीं, लेकिन आज के बाद आप बता पाओगे। इसका मतलब ये है 3 5 7 ये क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11। क्या है? 11। ठीक है ना? 11 है। और एक और 2 अंकों की
बड़ी 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 अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97। क्या है? 97। क्या है? 97। तो उम्मीद है ये बात आपको यहां तक समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया। एक लास्ट टॉपिक है सहभाज्य संख्या के बारे में पहले बता दे रहा हूं। सहभाज्य संख्या, ठीक है, कल बताएंगे भाज्य संख्या। देखिए सहभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों में इतना डिफरेंस आपको बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो लिखा है उसे ही आप समझिए। देखिए अगर सहभाज्य संख्या की बात आएगी तो दो लगातार संख्याएं, देखिए दो संख्या जिनके बीच या जिनका मैसर एक हो, वही क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर भाज्य संख्या की बात आएगी, यही बता दे रहे हैं, भाज्य संख्या की बात आएगी तो इसका मतलब ये है, ध्यान देना, इसका मतलब ये है सहअभाज्य संख्या क्या है? 3 और 4 एक सहअभाज्य संख्या है, 11 और 12 एक सहअभाज्य संख्या है, 13 और 17 यह एक सहअभाज्य संख्या है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पूरी तरीके से हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है ना।